Hey everyone, this is Shubham Dashura and this is the 7th video lecture of General Organic Chemistry series. In this video, we are going to deal with electromeric effect. Okay, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर ये लास्ट इफेक्ट बाकी है, बस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अभी तक हमने इंडक्टिव पढ़ लिया है, रेजोनेंस पढ़ लिया है, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी पढ़ लिए. ठीक है, ये सारे जो भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स थे ये सारे थे परमानेंट इफेक्ट्स. यानी कि ये परमानेंट क्यों थे? परमानेंट इसलिए थे क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था. ठीक है, ये जो हमारा इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये है एक टेम्पररी इफेक्ट. और ये टेम्पररी इफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये तभी वर्क करता है जब कोई रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है. ठीक है, तो ये सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये है टेम्पररी इफेक्ट. ठीक है, दूसरा ऑपरेट्स ओनली व्हेन an attacking reagent is present. Attacking reagent is present. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए कि ये केवल उन्हीं के अंदर होता है जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अपने पास एल्कीन हो गया या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, ये उन्हीं के अंदर ऑपरेट करता है. ओनली फाउंड इन कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. बहुत ही छोटा सा पॉइंट है ये, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कुछ खास बड़ा नहीं है. नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे फटाफट इसके टाइप्स देख के. ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे ऑपरेट करता है और ये कितने टाइप्स का है? ये 2 टाइप्स का है, +E और -E. ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो उन्हीं के अंदर होता है जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया एक एल्कीन फॉर इंस्टेंस. ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक H+ का अटैक करवाया. इस H+ ने, अभी तो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहाँ पर भी अटैक करवा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसके ऊपर इसने अटैक किया. ठीक है, अब अगर यहाँ पर +E का मैं बात कर रहा हूँ, +E किसको कहूँगा? अगर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है मेरे पास, ये उसी तरफ शिफ्ट हो जाए जिस तरफ अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया है, तो वो कहलाएगा +E. इफ़ द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, इट इज़ नोन एज प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी? CH2 CH3 और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, -E का क्या केस है? मैंने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड ले लिया, HCHO. ठीक है, मैंने इसके ऊपर अटैक करवाया Cn- का HCN डाल के. ठीक है, इस Cn- ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर. ये देखा कि इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इस Cn- ने इसके ऊपर अटैक कर दिया. अब -E का केस कहता है कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो अटैकिंग रिएजेंट से अवे मूव कर रही है तो वहाँ पर -E ऑपरेट कर रहा है. इस केस में हमारा अटैकिंग रिएजेंट है ये Cn-, इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया और ये जो पाई बॉन्ड था ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब कि अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट. इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो था ये तो +E का केस था और ये वाला जो था ये -E का केस है. तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी? H हाइड्रोजन पे है, इसके ऊपर यहाँ पर O नेगेटिव आ गया और यहाँ पर अपना
Ca ना कि बैठ गई। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही वीक इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट नॉलेज होती है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं हमारा जो मेन पोर्शन है कि क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो हमने पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस करते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम लोगों को उनको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे। हाँ, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर पे पूछा हुआ है। ये 3 हमको कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तब हमको ये देखना होता है कि मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब मैं इन तीनों मॉलिक्यूल्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग कौन से ऑर्डर में जाएंगे, कौन से इफेक्ट्स लग रहे हैं इसमें, उनको ऑर्डर देखने का क्या होगा। सबसे पहले मीजोमेरिक, उसके बाद अपना रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव और उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर रेजोनेंस तो लग रहा है। ठीक है, मीजोमेरिक कहीं पर भी दिख नहीं रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम रेजोनेंस पे आ गए। रेजोनेंस यहाँ पर भी लग रहा है और यहाँ पर भी लग रहा है, और इस वाले केस में रेजोनेंस नहीं लग रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको हम लोग एक नाम देते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये लोकलाइज्ड है। इसलिए और ये कहीं पर भी जा नहीं सकता क्योंकि ये लोकलाइज्ड चार्ज है। ठीक है, तो जो भी चार्ज लोकलाइज होता है, जो डीपली लोकलाइज नहीं हो पाता है, वो तो अपने आप ही सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो थर्ड वाला जो है हमारा वो तो अपने आप ही सबसे ज़्यादा अनस्टेबल चला जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको केवल एक बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस से मिल रही है, जबकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इस बॉन्ड से भी मिल रही है और इस बॉन्ड से भी मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट एंड देन थर्ड वन। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। दूसरा क्वेश्चन हमको पूछा है बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। हम लोग जब एसिड और बेस पढ़ेंगे आगे एरोमेटिसिटी के बाद, नेक्स्ट हमारा वही होने वाला है, तब हम लोग देखेंगे कि एसिड बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह कैसे पता करते हैं। बट एक जनरल आइडिया यहाँ पे ले लेते हैं कि जितना ज़्यादा किसी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उतना ही ज़्यादा उसकी बेसिक टेंडेंसी होती है, या फिर मैं कहूँ कि जितना ज़्यादा उसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, यूँ नहीं कि उसके पास नहीं, वो डीलोकलाइज है तो फिर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो जितना ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर पाता है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल मोस्ट केसेस में हाइड्रोजन को मान लो, H+ को जो जितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है अपनी तरफ उतना ही ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है। अब इस केस में एनिलीन है, इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, पर ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसे इन्वॉल्व होता है वो रेजोनेंस में, और उसकी वजह से वो डीलोकलाइज होता है और इसलिए वहाँ पर लोन पेयर हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ पुअर हो जाती है। ठीक है, बाकी जो दोनों केसेस है इसको बोलते हैं हम पिरिडीन, या हम हेट्रोसाइक्लिक जब पढ़ेंगे तब भी इसको देखते हैं। काफ़ी अच्छा मॉलिक्यूल है और ये रिएक्शंस में भी काफ़ी काम आता है। पिरिडीन जो है उसके पास भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, पर वो किसी भी अंदर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है और इसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अब क्योंकि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या फिर H+ इसके ऊपर आके अटैक कर सकता है और ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, मतलब कि अब हम इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये जो दोनों कार्बन्स हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इस वाले कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिड कार्बन से ज़्यादा होती है। ठीक है, कार्बन sp2 हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन sp3। तो यहाँ से हमको आइडिया लग सकता है कि ये वाला जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन। तो ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ड्रैग करके रखेगा या फिर नाइट्रोजन को उतना अच्छे से अपना लोन पेयर डोनेट करने नहीं देगा।
इन कंपैरिजन टू दिस। तो कुल मिला के पॉइंट ये हो जाएगा कि ये वाला जो लोन पेयर है वो ज़्यादा फ्री रहेगा या ज़्यादा आसानी से डोनेट हो पाएगा इन कंपैरिजन टू दिस लोन पेयर, और जितना आसानी से कोई लोन पेयर डोनेट हो पाता है उतनी ही ज़्यादा उसकी बेसिक टेंडेंसी होती है। तो इस केस में थर्ड वाला जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, उसके बाद सेकंड वाला, और सबसे लीस्ट फर्स्ट वाला, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, थर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं अपने अंदर और सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर जो फाइनल हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो, कोई भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है, वो अगर हाइड्रोजन के एडिशन पे स्टेबल हो रहा है तो वो उतनी ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेगा। ठीक है, मतलब कि अगर कोई अनस्टेबल कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ और उसको स्टेबिलिटी मिली, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ करेगा। अगर कोई पहले ही स्टेबल कंपाउंड था और उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए और फिर वो मतलब थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो वो कंपैरेटिवली कम हीट रिलीज़ करेगा। तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्स होती है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही कम एनर्जी रिलीज़ करेगा हाइड्रोजन के एडिशन के बाद, और जितना ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा वो बाद में जाके स्टेबल बन जाएगा हाइड्रोजन के एडिशन के बाद, तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है, तो मैं अगर जस्ट उसको इन्वर्स कर दूंगा तो मुझे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये दिए हुए हैं यहाँ पर 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इथीन, प्रोपीन, सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया इथीन, ये हो गया हमारा प्रोपीन, ये हो गया ये हो गया हमारा सिस ब्यूटीन, और ये हो गया ट्रांस ब्यूटीन। ठीक है, इसको स्टेबिलिटी हम इनकी कैसे देखेंगे, इसका ऑर्डर कैसे लगाएंगे? देखो, ये वाला जो अपने पास एल्कीन है, इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? तो आंसर इसके पास तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है हमारा, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो आंसर है इसके पास ये वाला अल्फा कार्बन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो आंसर है कि इस वाले कार्बन के ये अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और सिमिलरली इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमको एक रफ आइडिया तो मिल चुका है कि सबसे कम स्टेबल इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, और उसके बाद ये थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ, उसके बाद ये दोनों तो इक्वली स्टेबल हुए, पर हमको इन दोनों में भी ऑर्डर तो जमाना पड़ेगा कि कैसा है। तो इन दोनों में हमको कैसे पता चलेगा? हम बचपन से यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जो ट्रांस ब्यूटीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ये प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं तब अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल इनका कैंसिल हो जाता है, जबकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन में होता है तो डाइपोल कुछ रह जाता है, तो इसकी वजह से ट्रांस ब्यूटीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अब हमने यहाँ पर देखा है कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी है? जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, यानी कि ईथीन की। तो ईथीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद प्रोपीन थोड़ा स्टेबल है, उसके बाद सिस ब्यूटीन, और उसके बाद ट्रांस ब्यूटीन। क्योंकि ट्रांस ब्यूटीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बस स्टेबिलिटी का ऑर्डर का उल्टा कर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब ये नॉलेज वाले क्वेश्चंस है तो इनको आना चाहिए। ठीक है,
हमको यहाँ पर पूछा है कि फिनोल, ये हमारा फिनोल और कोई भी एक जनरल अल्कोहल। तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि फिनोल जो है वो किसी भी नॉर्मल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, हमको रीज़न देना है। ऐसा इसलिए है, देखो जब भी एसिडिक टेंडेंसी किसी की भी पूछी जाए ना, तब कुछ नहीं करना है, इसमें जो भी हमको कंपाउंड दिया वो इसमें से H+ निकाल लेना है। ये यहाँ पर मैंने H+ निकाल दिया। जब यहाँ से H+ हटेगा तो इन दोनों के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब H+ निकालने के बाद जो स्पीशीज़ बनी वो जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसमें से H+ निकाला, फिर जो मॉलिक्यूल बना वो जितना ज़्यादा स्टेबल है उतना ही ज़्यादा एसिडिक टेंडेंसी होगी प्रीवियस वाले मॉलिक्यूल की, क्योंकि H+ लूज़ करने के बाद जब वो स्टेबल रहेगा तभी तो वो H+ लूज़ करना चाहेगा और तभी उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो होगी। तो यहाँ से मैं अगर देखता हूँ कि मेरे पास जो फिनॉक्साइड आयन बना, फिनोल से फिनॉक्साइड आयन बना और अल्कोहल से जो एल्कोक्साइड आयन बना, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आंसर है, मैंने जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था तब बोला था कि अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो इसके ऊपर चार्ज कितना ज़्यादा स्टेबल है उतना ही ज़्यादा इसका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अंदर रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर रेजोनेंस शो कर सकता है और ये डीलोकलाइज चार्ज हो जाएगा, तो ये स्टेबल बन जाएगा। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइजेशन करने वाला कोई भी नहीं है, उल्टा ये जो R है ये अपना +I लगाएगा और इसको डीस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एल्कोक्साइड आयन से, और इसीलिए हम यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं कि फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनिलीन इज़ लेस बेसिक देन इथाइलमीन, ठीक है। यहाँ पर हमको दिया है एनिलीन और एक दिया है इथाइलमीन CH3CH2NH2। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, जितना अच्छा उसके पास नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है एनिलीन के केस में वो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो डीलोकलाइज होता है और इसकी वजह से ये अच्छे से डोनेट नहीं कर पाता। जबकि यहाँ वाला जो नाइट्रोजन है उसके पास जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज नहीं है, वो लोकलाइज है और वो अच्छे से डोनेट हो पाएगा। और यहाँ पर तो इसका +I भी लगेगा तो वो और ज़्यादा इसको सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इस वजह से इथाइलमीन जो है वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एनिलीन, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विच इज़ स्टीम वॉलेटाइल। स्टीम वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, देखो हम जब लेबोरेटरी में काम करते हैं तब एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, वो होती है सेपरेशन के लिए, कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो एक तरीका इसमें होता है स्टीम डिस्टिलेशन का, जिसमें हम दो कंपाउंड्स को एक मतलब सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको हीट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो दोनों में से एक कंपाउंड जो है वो वाटर के साथ इवेपोरेट हो जाता है और एक कंपाउंड नीचे ही रह जाता है। तो ये बोल रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल आपको दो कंपाउंड्स यहाँ पर हमने दिए हैं, ये हो गया अपना ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, या फिर इसको ऐसे लिख लो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और दूसरा हो गया अपना ये पैरानाइट्रोफिनॉल। दोनों में से स्टीम वॉलेटाइल कौन होगा, यानी कि कौन जो है वो ऊपर चला जाएगा गैस फॉर्म में, पहले स्टीम किसकी बनेगी। अब स्टीम पहले किसकी बनेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा वही तो पहले ऊपर चला जाएगा, हम तो टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा वो हमको पता करना है। देखो यहाँ पर जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसके पास ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके बैठा हुआ है,
और इसके बगल में ही ऑर्थो पोजीशन पे ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये करना चालू कर देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वीक इंटरेक्शन होता है पर होता तो है इंटरेक्शन। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और ये इंट्रामोलिक्यूलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस केस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन तो है और ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो करता है पर ये इस NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब हम एक इसका मॉलिक्यूल तो ले उठा के डाल नहीं सकते, हमको सॉल्यूशन डालना पड़ता है जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पैरानाइट्रोफिनोल के किसी और मॉलिक्यूल मतलब दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसके NO2 के साथ ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो कुल मिला के पॉइंट क्या है कि ये है इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग और ये है इंटरमोलिक्यूलर। अब खुद ही सोचो, अगर कोई मॉलिक्यूल खुद में ही व्यस्त है, वो खुद ही बाकी और किसी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो ज़्यादा जल्दी से गैसियस फॉर्म में या स्टीम फॉर्म में निकल जाएगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन करके बैठे हुए हैं तो फिर उनको, अब यहाँ पर इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो उस इंटरेक्शन को भी हमको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर ही थी तो उसको हमको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है अलग मॉलिक्यूल से, वो अपने आप में खुद ही अलग है। तो इसकी वजह से जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो स्टीम वॉलेटाइल होता है और वो पहले स्टीम बना लेता है, जबकि पैरा वाला जो है हमारा पैरानाइट्रोफिनोल वो स्टीम में नहीं बनाता है, वो नीचे ही रह जाता है। और इस तरीके से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो विच इज स्टीम वॉलेटाइल, आंसर है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वॉलेटाइल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करते रहेंगे। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट हम एरोमेटिसिटी स्टार्ट करेंगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।